नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल हमने आपको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बताया था, जिसमें कि तमाशा इस बात को लेकर था कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का उसमें नाम आ रहा है। अब एप्स्टीन के बारे में, जेफरी एप्स्टीन के बारे में सबको पता है कि वो एक सेक्स ट्रैफिकर और उसको एक अपराधी के रूप में देखा जाता है, जिसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी फाइल्स इस समय अमेरिका के संसद में, वो जो उनकी हाउस ओवरसाइट कमेटी है, वो उसको रिवील कर रही है। और अब धीरे धीरे उसमें से कई नाम आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है, जो ईमेल्स की जो कॉपीज और जो ट्रांसक्रिप्ट्स आ रही हैं, उससे पता चलता है कि वो कई बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से वो कनेक्टेड था। तो भारत में पहले हरदीप पुरी का नाम आया। अब उसमें गर्ल सप्लाई होने की बात हो रही थी और कई ऐसी चीजों को लेकर लोगों ने अटकलें लगानी शुरू की। उसका बैकड्रॉप क्या था, उसको लेकर कोई तथ्य नहीं है। लेकिन आज अब अनिल अंबानी का, जो कि इतने बड़े कॉर्पोरेट हॉन्चो हैं, उनका नाम आया है। रिलायंस वाले अनिल अंबानी, उसको सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो राफेल वाले अनिल अंबानी थे, जिनका नाम अब एप्स्टीन फाइल्स में आ गया है। मैं उस ईमेल का स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहती हूँ। और इसमें जो बातचीत है, उससे कहीं ये नहीं लगता है कि उसका कोई बेजा इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन द वेरी फैक्ट कि अनिल अंबानी इसमें उससे रिलेटेड है, जो वो लगातार एप्स्टीन के टच में थे। अगर बहुत महीन अक्षरों से ये बातचीत लिखी हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें पहले एप्स्टीन का है, हाउ आर यू अनिल। फिर अनिल अंबानी कहते हैं गुड, क्रिटिकल ऑन ट्रम्प। फिर उसके बाद अनिल अंबानी कहते हैं हैव यू डन एनी डील्स इन इंडिया, यानी कि वो डील्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लड़की का सवाल नहीं है, उन्होंने ये पूछा है कि हैव यू डन एनी डील्स इन इंडिया। एप्स्टीन कहते हैं जीरो, माई एक्सपर्टीज इज पर्सनल वेल्थ, सो माई क्लाइंट्स हैव लियोन ब्लैक अपोलो फॉर एक्स। इस तरीके की बातचीत उसमें है। फिर वो ये कहते हैं ट्रम्प हैज अ वेरी हाई क्वालिटी एडवाइजर्स, however he doesn't listen often, G meeting scripted by Kissinger but very quiet. फिर अनिल अंबानी कहते हैं ओके, May 5th unlikely. देन अनिल अंबानी आते हैं, सो पर्सनल वेल्थ मीन्स व्हाट कैन वी डू टुगेदर, यानी कि अनिल अंबानी उसको कहते हैं कि हम साथ क्या कर सकते हैं। तो एप्स्टीन कहते हैं होपफुली, एंड देन ही लाफ्स। एप्स्टीन का ये कहना है कि आई डू एनीथिंग दैट मेक्स मनी बट इज चैलेंजिंग स्ट्रक्चरली और सब्जेक्ट मैटर, जेनेटिक्स, ऑल द टेक, बायो, रोबो एंड फाइनेंस। शॉर्ट फॉर्म में सब लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि उस बातचीत का कैरेक्टर क्या है। फिर एप्स्टीन लिखते हैं आई डोंट डू स्मॉल डील्स, टू मच वर्क एंड फ्रॉड, द मोस्ट रेरिफाइड साइंसेस, एडवांस्ड मैथ, AI origin of life etc. तो इस तरीके की बातचीत ये चलती है। फिर एप्स्टीन कहते हैं द मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग थिंक टैंक एट MIT एंड हार्वर्ड एंड डेजर्ट, यानी कि वो MIT और हार्वर्ड की भी बात कर रहे हैं कि उनका जो थिंक टैंक है उससे कनेक्टेड है। तो अनिल अंबानी इसको अप्रिशिएट करके कहते हैं वाओ। एप्स्टीन कहते हैं यू आर वेलकम टू विजिट ऑल। अनिल अंबानी कहते हैं विल डू, हैव अ फन सन। उसके बाद एप्स्टीन कहते हैं यू माइट वांट टू लुक MIT Media Lab Next Generation। फिर एप्स्टीन कहते हैं डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर यूरोप और स्टेट्स। तब अनिल अंबानी कहते हैं पेरिस एंड ऑफ मंथ, मे बी वो पेरिस जा रहे हो। फिर अनिल अंबानी ने लिखा कि न्यूयॉर्क अर्ली जून। फिर एप्स्टीन लिखते हैं डेट्स फॉर पेरिस, व्हाट आर योर डेट्स फॉर ट्रैवल। तो अनिल अंबानी कहते हैं 24th और 25th। फिर एप्स्टीन पूछते हैं इजंट इट योर बर्थडे देन। तो अनिल अंबानी कहते हैं यस, June 4th इज माई बर्थडे, बी with my younger son who is at New York। एप्स्टीन कहते हैं ग्रेट। फिर अनिल अंबानी ने लिखा है कि थैंक्स, व्हेन इज योर बर्थडे। तो एप्स्टीन कहते हैं January 20th, but I treat every day like my birthday। देन अनिल अंबानी सेज ग्रेट। तो इस तरीके की ये बातचीत है कि कोई एक डील होने वाली है, डील को लेकर साथ काम करना चाह रहे हैं अनिल अंबानी। एप्स्टीन तक वो कैसे पहुंचे, ये सारे रहस्य वाली बातें हैं। लेकिन एक क्लोजनेस दिख रही है, क्योंकि ये जो बातचीत है ये तभी हो सकती है जब आप किसी से नजदीक हैं या आपने किसी से नजदीकियां बनाई। अगर अनिल अंबानी एप्स्टीन के साथ, जेफरी एप्स्टीन के साथ डील्स करने के लिए सोच रहे थे, भले वो कौन सी डील है अब ये पता नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि क्लाइंट्स के बारे में वो पूछते हैं कि वेयर ऑल आर यू, वेयर ऑल आर यू फंक्शनिंग, उस तरीके की भी बातें उसमें सामने नजर आ रही हैं। तो ये बिजनेस डील है,
कौन सी डील की बात हो रही है क्लियर नहीं है, लेकिन प्रशांत भूषण ने एक इसको लेकर ट्वीट लिखा है। उस ट्वीट को आपको दिखाना चाहती हूँ, उसी फाइल्स के साथ वो अटैच्ड है और ये ट्वीट में लिखा है प्रशांत भूषण ने कि वेरी इंटरेस्टिंग, सो मेनी ईमेल्स बिटवीन कॉन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर एंड पीडोफाइल जेफरी एप्स्टीन एंड आवर ओन बैंक फ्रॉडस्टर अनिल अंबानी। इनको इकोनॉमिक ऑफेंडर की तरह देखा जा रहा है, इन पर बहुत सारा लोन था, हमने उस पर भी कई कार्यक्रम किए थे। और फिर प्रशांत भूषण लास्ट में लिखते हैं, दे सीम टू हैव बीन थिक एज थीव्स। अब इसके क्या मायने हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फाइल निकल कर आई है जिसमें अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन जो कॉन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर और पीडोफाइल के बीच में जो बातचीत है, इसके क्या मायने हैं और इसका पॉलिटिकल रेपरकशन क्या हो सकता है। हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ हमारे साथ कल भी मौजूद थे जब हमने हरदीप पुरी के ऊपर वो कार्यक्रम किया था। हमने उसमें आपको दिखाया था किस तरीके से अमित मालविया कूद पड़े थे और उन्होंने कहा कि अरे ये सब बेवकूफी की बातें हैं, जबरदस्ती की बातें उसमें लिखी गई हैं, कहीं से ये चेन स्टैब्लिश नहीं हो रही है कि कहीं पर गर्ल सप्लाई हुई है। तो वो बात को आज किनारे कर देते हैं, लेकिन अब ये जो नया नाम अनिल अंबानी का सामने आया है, इसको आप कैसे देखते हैं, और जो प्रशांत भूषण का जो ट्वीट है। जी सिद्धार्थ। जी, एप्स्टीन फाइल में आप देखिएगा अगले 15 दिन के अंदर एप्स्टीन फाइल ऑफिशियली बाहर हो जाएगी। अभी तक जो भी एप्स्टीन फाइल के आपके नाम आ रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के नाम हो या बाहरी लोगों के नाम हो, ये जो नाम आ रहे हैं ये लीक फाइल से आ रहे हैं। लेकिन आज अमेरिकी सेनेट ने एक कानून पास किया है, एप्स्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट। उसके अंतर्गत एप्स्टीन फाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, करीब 300 जीबी का डेटा है। उसमें 250 ऐसे लोगों के नाम हैं जो कि विक्टिम्स हैं। मतलब एप्स्टीन के ऊपर केस ये था कि वो नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल करता था, तो 250 इस तरह की नाबालिग लड़कियों का नाम है। उसके अलावा करीब 150 दुनिया भर के जाने माने लोगों का नाम है। उसमें हॉलीवुड सेलिब्रिटी का भी नाम है, उसमें अमेरिकी संसद के भी लोगों का नाम है। लोग कह रहे हैं कि कई सारे अमेरिकी राष्ट्रपतियों का भी नाम है। जैसे कल हमने देखा भारत के कैबिनेट मंत्री का नाम है, आज आप दिखा रहे हैं कि भारत के कोई बहुत बड़े उद्योगपति का नाम है। ये सब नाम जो हैं ये अभी लीक डॉक्यूमेंट्स में है। लेकिन कल जो अमेरिकी सेनेट ने, अमेरिकी संसद ने एक कानून पास किया है जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, उसके अंतर्गत अगले 15 दिनों में ये पूरा डाटा सार्वजनिक हो जाएगा। सार्वजनिक हो जाएगा मतलब 300 जीबी डाटा है, उसमें 150 से ज्यादा लोगों के नाम हैं और उसमें फोटोग्राफ्स भी हैं। इस तरह से ये कहा जा रहा है। तो ये एक तरह से ये मान के चलिए कि आपके घर में जो कुकर की छोटी आंच, छोटा बर्नर है, उस पर छोटी आंच पर कुकर पे कुछ रख दिया गया है। अब ये कई घंटों तक धीरे धीरे उबलेगा। अब जब उबलेगा तो कई सीटियां देने वाला है। अब कई सीटी देगा, उसके बाद ये पक के निकलेगा। तो आने वाले समय में बहुत सारे और लोगों के नाम निकलने वाले हैं। इसमें समस्या ये नहीं होगी कि किसने किससे क्या बात की। समस्या ये होगी कि जेफरी एप्स्टीन नाम का आदमी जो है, उसके ऊपर अब ये प्रमाणित हो चुका है, उसने खुद कोर्ट में मंजूर कर लिया और उसको सजा भी हो गई। वो सजा हुई थी यौन मानव तस्करी, मतलब सेक्सुअल ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहा जाता है, उसको कहा जाता है यौन मानव तस्करी। तो यौन मानव तस्करी के का कोई एक दोषी है, उसके साथ आप अगर तथाकथित समाज के बहुत जाने माने नामी गिरामी रसूखदार रईस लोग अगर बातचीत भी कर रहे हैं और उस बातचीत में अपने बेटे के बारे में बोल रहे हैं, अपने जन्मदिन की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब आप दोनों का संबंध बहुत प्रगाढ़ है। तो ये उन लोगों के लिए जिनका भी इसमें नाम आने वाला है, आने वाले समय में उनके लिए काफी फजीहत करने वाला है। खास करके उसमें जो भी अगर भाजपा से संबंधित लोगों का नाम अगर आता है, तब वो फजीहत और ज्यादा होगी, क्योंकि भाजपा अपने आप को संस्कारी लोगों की पार्टी बताती है। तो संस्कारी अगर आप हैं, कोई भी संस्कारी है, तो वो जेफरी एप्स्टाइन जैसे यौन मानव तस्करी में सम्मिलित और दोषी व्यक्ति के साथ आप इतना प्रगाढ़ संबंध कैसे रख सकते हैं, उनकी चर्चाओं में आपके नाम कैसे आते हैं। तो एक तरह से पाखंड जो है वो धीरे धीरे बाहर आने की संभावना बनती है। लेकिन ये संभावना तभी बनेगी कि अगर भाजपा से संबंधित लोगों के नाम आएंगे। और अमेरिका में जो ये कानून बना है, हुआ ये था कि जेफरी एप्स्टाइन नाम का जो अमेरिकी आदमी था, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था। वो पूंजीपतियों का पैसा लेता था और दुनिया भर में लगाता था। इसीलिए उसके नाम आ रहे हैं कि भारत के किसी पूंजीपति के साथ वो पूंजीपतियों से पैसा लेता था, दुनिया भर में लगाता था। इसीलिए दुनिया भर के सरकारों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में हमें पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है।
संयुक्त राष्ट्र संघ है तो दुनिया के हर देश के राजदूत वहां पे रहते हैं। वो राजदूत थे इसीलिए फिर उसमें नाम आया था। कल भारत के जिस मोदी कैबिनेट के मंत्री का नाम आया था वो उस समय जिस समय ये लीक हुआ था उस समय वो अमेरिका में भारत के न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में हमारे राजदूत थे। तो ये जो जेफरी एप्स्टाइन था ये दुनिया भर की सरकारों से संबंध इसीलिए रख पा रहा था क्योंकि न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है हर देश के राजदूत वहां पे रहते हैं। तो उनको खुश करने के लिए ये पार्टी दिया करता था। इसको कहा जाता था अपना, इसका एक टापू होता था, इसका एक हवाई जहाज होता था। पर ये जो टापू होता था इसमें जब पार्टी दिया करता था इसमें कुछ महिलाओं ने जो कि उम्र में कम थी, नाबालिग थी, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, उन्होंने पुलिस में केस कर दिया कि हमारे साथ यौन शोषण होता है। उस पर जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि सही में इनकी जो पार्टियां होती हैं उसमें नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल होता है। अब जब इनको एप्स्टीन को उस समय पकड़ा गया तो एप्स्टीन ने कहा कि मेरा सिर्फ पार्टी नहीं होती है, उसके पास मेरा उनके पास उनको ब्लैकमेल करने का बहुत सारा डॉक्यूमेंट भी था। अमेरिकी के हॉलीवुड एक्टर्स हो, बिजनेसमैन हो, अमेरिका के राजनेता हो, यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपतियों का नाम था। तो अमेरिका में एक अजीब कानून है कि कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में कह देता है कि हाँ ये गलती मैंने की है तो फिर वहां पर आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। आपने कबूल लिया तो आपको सजा हो जाती है। तो उनको एक स्वीट हार्ट डील दी गई जिसके अंतर्गत उनके सारे जो खंगाले गए थे उनके यहाँ डॉक्यूमेंट्स, जिन जिन लोगों के नाम थे वो सारे नाम फाइल में दबा दिए गए और उसने कोर्ट में खड़ा होकर बस इतना बोल दिया कि हाँ मैंने एक छोटी मोटी कोई 4-5 छोटी मोटी गलतियां की थी, बड़ी गलतियों को छुपा दिया गया, छोटी मोटी गलती को मान लिया गया और उसके आधार पर उसको जेल हो गई, जिसको कहा जाता है कि यौन मानव तस्करी। जबकि ये केस इससे बड़ा होता है, महिलाओं के साथ यौन शोषण भी है, लेकिन महिलाओं के साथ यौन शोषण का उस पर केस नहीं बना, उस पर एक हल्का केस बना यौन मानव तस्करी। उसके अंदर वो जेल हो गई। तो जेल होने के बाद ये जो महिलाएं थी जिनके साथ इनका ये हुआ था वे लोग इस चीज को दबाव लाना शुरू की। तो आके आपने तो उसको किसी चीज में जेल में डाल दिया लेकिन हमें तो न्याय नहीं मिला। वो क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन हो चुका था, हजारों पेजेस के 300 जीबी के डॉक्यूमेंट्स थे, फोटोग्राफ्स थे, क्लाइंट लिस्ट थे, लोगों के नाम थे, जिस तरह का आप ईमेल दिखा रहे हैं उस तरह की ईमेल थे। तब क्या हुआ, ये अमेरिकी संसद ने इस पर चर्चा की और आज मतलब कल रात में अमेरिकी संसद ने इस पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसे अमेरिका में सनलाइट लॉ बोला जाता है। मतलब कोई चीज अगर अंधेरे में ढकी हुई है तो उसके ऊपर प्रकाश डालना, तो इसको सनलाइट लॉ बोला जाता है कि इस केस में सारा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, उसके डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स दबा दिए गए हैं कानूनी ढंग से तो हम उससे बड़ा एक कानून लाएंगे और उस कानून के अंतर्गत वो छुपे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि दबा दिए गए हैं उसको उजागर करेंगे। तो यही मैं कह रहा था कि और इसका जो मियाद है, ये जो कानून पास हुआ है इस कानून का कहना है कि अगले 15 दिन के अंदर ये जेफरी एप्स्टाइन की पूरी फाइल को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो ये जो अगले 15 दिन में सार्वजनिक होगा तो स्वाभाविक है धीरे धीरे होगा, रोज कुछ नाम निकलेंगे। अब इसमें कितने भारत से संबंधित लोगों के नाम निकलते हैं ये केवल अटकल की बात है। एक निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 20 निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन जिसका भी नाम निकलेगा वो अगर उसका नाम जैसे ही निकला, जेफरी एप्स्टाइन का मतलब है एक तरह से अमेरिका में एक तरह से जिसे कहते हैं ना अनटचेबल, अछूत व्यक्ति बन चुका है। वो उसने बहुत बड़ा बड़ा पापी उसको माना जाता है, अंग्रेजी में उसको ईविल मैन वहां पर अमेरिका में कहते हैं। अमेरिका में भले ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच में, मतलब रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में वोटिंग होते समय बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है, लेकिन अमेरिका के 90% जनता ये मानती है कि एप्स्टाइन बुरा आदमी था और उसके फाइल को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो ये मामला जो है ये कोर्ट मतलब इस मामले में कहीं पर पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण नहीं है। अमेरिका में आप ट्रंप के समर्थक हो या ट्रंप के विरोधी हो, सारे लोग ये कहते हैं कि एप्स्टाइन फाइल को बाहर आना चाहिए क्योंकि उसने लोगों के साथ, खास करके नाबालिग लड़कियों के साथ बहुत बुरा किया। वो एक पापी था, वो एक क्या कहते हैं दैत्य था, वो एक राक्षस था, वो एक गलत आदमी था। अब और इसीलिए कल जो ये सेनेट में पास हुआ, ये शायद 472 लोगों में से एक ही आदमी ने इसके खिलाफ वोट किया। कुल मिला के सारे लोगों ने वोट किया कि हाँ ये कानून पारित हो जाना चाहिए, ये फाइल बाहर आ जानी चाहिए। तो होगा ये कि क्योंकि ये व्यक्ति इतना बदनाम है और वो व्यक्ति पापी माना गया है, इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का किसी का भी संबंध अगर रहा हो और उसका कहीं अगर कागजी प्रमाण ये जो फाइल्स खुलेंगे उसमें नाम आएगा तो उस व्यक्ति को अपनी सामाजिक साख बचाने के लिए, उसकी जो भी सामाजिक साख है
जिसको कि अपना सोशल स्टेटस कहा जाता है, उस पर बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। किसी का भी नाम आएगा, जिसका भी नाम आएगा उसका नाम बहुत बुरे तरह से बदनाम होने वाला है, ये बिल्कुल अब पक्का हो गया है। लेकिन मैं अब अनिल अंबानी की बात इसलिए करना चाहती हूँ आपसे क्योंकि वो ऑलरेडी एक इकोनॉमिक ऑफेंडर के रूप में देखे जाते हैं भारत में। उनके खिलाफ ईडी के केसेस हैं। इस फाइल को हटा दीजिएगा आप। तो अब अनिल अंबानी का नाम इस फाइल में आने का मतलब क्या है? क्या रिलायंस के उनके जो शेयर्स हैं वो गिरेंगे और उनके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स पर क्या असर पड़ सकता है? पॉलिटिकल बैकलैश कैसे हो सकता है? ये थोड़ा सा अगर आप समझाएं। देखिए, अनिल अंबानी का जो ज्यादातर व्यापार है वो भारत में है, तो इसीलिए भारत में, क्योंकि एप्स्टाइन फाइल का बहुत ज्यादा असर सार्वजनिक रूप से नहीं है, इसीलिए अनिल अंबानी के व्यापार में, जिसे आप कहते हैं ना शेयर मार्केट पर, तो बहुत ज्यादा असर पड़ते हुए मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पड़ेगा। लेकिन दिक्कत उनको ये होने वाली है कि भारत सरकार, क्योंकि ऑलरेडी अनिल अंबानी के ऊपर ईडी के केस और धोखाधड़ी का केस किए हुए है, इसीलिए भारत सरकार अगर हम अनिल अंबानी को टाइट करना चाहती है, तो भारत सरकार के पास एक और स्क्रू ड्राइवर अब जरूर मिल गया है। एक और स्क्रू ड्राइवर मिल गया है जिससे वो अनिल अंबानी को टाइट कर सकती है। समस्या इसमें ये आएगी कि ये सिर्फ अनिल अंबानी का नहीं है। जब तक ये फाइल धीरे धीरे खुलेगी, आप अगर अनिल अंबानी को टाइट करते हैं, तो उसी तरह से मोदी कैबिनेट के दूसरे मंत्री का भी तो नाम आया हुआ है, तो लोग कहेंगे कि उसी को क्यों टाइट कर रहे हो, इसको क्यों नहीं टाइट कर रहे हो। जब तक आप उसको टाइट करेंगे, हो सकता है कोई तीसरा नाम आ जाए 4 दिन के बाद, हो सकता है 8 दिन के बाद 5वां नाम आ जाए, हो सकता है ऐसा किसी का नाम आ जाए जो कि आपको आश्चर्यचकित कर दे। कोई ऐसा नाम आ जाए जो कि आज 80 साल का बूढ़ा हो। मतलब ये चीज क्या है, नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसका व्यापारिक दृष्टिकोण से तो मुझे नहीं लगता है कि अभी अनिल अंबानी के व्यापार पर, उनकी जो रिलायंस कंपनी है उसके शेयर मार्केट पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ते हुए मुझे नहीं दिखेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इस मामले को लेके भारत सरकार भी उनका किसी तरह से पेंच कसेगी, क्योंकि अगर इस मामले को लेके उन पर पेंच कसी गई, तो ऐसा मामला जिसके ऊपर भी भारत में आएगा उसके ऊपर तो वैसे ही पेंच कसना पड़ेगा। इसका मतलब आपको मोदी सरकार को अपने कैबिनेट मंत्री पर भी पेंच कसना है, क्योंकि उनका भी तो नाम आया हुआ है। कल को किसी दूसरे नाम आ जाए, कोई उससे भी बड़ा आदमी का नाम आ जाए, तो उस पर भी पेंच कसना पड़ेगा। इसीलिए मेरे ख्याल से भारत में बीजेपी का इकोसिस्टम इसको प्ले डाउन करने की कोशिश करेगा, जो कि कल अमित मालवीय जी ने करने की कोशिश की। कल तक ये सवाल था ही नहीं, कल तक क्योंकि ये मामला था ही नहीं, सवाल ही जब नहीं पूछा था, तो अमित मालवीय कूद के जवाब क्यों देने गए। एक साधारण सा नियम होता है कि जब तक आपको कोई सवाल नहीं पूछे तब तक आप उसका जवाब नहीं देते हैं। हम परीक्षा में भी बैठते हैं तो जो सवाल उठता है उसी का जवाब देते हैं। आप भी इंटरव्यू में मुझसे जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। जो सवाल आपने नहीं पूछा कि 18 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा या सोमवार पड़ेगा, आपने आपका सवाल ही नहीं है, तो मैं क्यों उसको बोलूं। तो मेरे ख्याल से सिद्धार्थ, आपने जैसा कहा कि अब तो किसके किसके नाम निकल सकते हैं इस फाइल में ये पता नहीं है। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कहीं मोदी जी का तो नाम नहीं आ जाएगा, कहीं अमित शाह का तो नाम नहीं आ जाएगा। हालांकि ये सब अटकलें हैं, क्या क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। अभी ये भी हो रहा है कि भाई जो अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है और अगर उस पर उसकी किसी से बातचीत चीज हुई है तो शायद उसको ब्लैकआउट कर दिया जाए, रीडैक्ट कर दिया जाए, हो सकता है वो पोर्शन। लेकिन सवाल ये उठता है कि एप्स्टीन फाइल्स का भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर क्या असर पड़ेगा। क्या पता ऑपोजिशन के लोग भी हों, क्या ऑपोजिशन इस इशू को उठा सकता है, क्या ये एक मुद्दा बन सकता है। अगर अब जैसे पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम आया, विंटर सेशन अब आ रहा है, तो एप्स्टीन फाइल्स में क्या ये एक पॉलिटिकल वेपन बन सकता है ऑपोजिशन के हाथ में, या ऑपोजिशन भी इस इशू को नहीं उठाएगा। ये निर्भर करता है कि अगले हफ्ते, 1 हफ्ते 10 दिन में किन किन लोगों का नाम आता है। जहां तक आपने कहा कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी को लेके कुछ पोर्शंस, इस फाइल के कुछ पोर्शंस को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, तो वो मेरे ख्याल से केवल और केवल ट्रंप को बचाने के लिए होगा। क्योंकि अमेरिका में एक नियम है कि एक बार आप राष्ट्रपति बनते हैं तो जितने दिन आप राष्ट्रपति हैं आपको किसी तरह का विशेषाधिकार इम्यूनिटी दी जाती है। हमें पता है ट्रंप साहब खुद भी किसी एक मामले में दोषी हैं, ही इज ए कन्विक्ट, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है कन्विक्ट, मतलब हिंदी में अपराधी। कोर्ट से उनको अपराधी घोषित किया गया है। लेकिन क्योंकि वो अपराधी घोषित होने के बाद भी जेल के अंदर बंद होते हुए भी वो क्योंकि चुनाव जीत के आ गए हैं, तो जितने दिन तक उनका कार्यकाल है उतने दिन तक उनको इम्यूनिटी दी जाती है कि आप बाहर रहिए। तो मेरे ख्याल से ये नेशनल सिक्योरिटी की बात करके ट्रंप साहब और ट्रंप साहब के जो नजदीक के कुछ लोग हैं जो कि शायद संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके नाम को रिडक्ट किया जाएगा। भारत उसमें, अगर भारत के किसी व्यक्ति का नाम हो भी तो वो नेशनल सिक्योरिटी में रिडक्ट होने वाला नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से भारत में पक्ष हो या विपक्ष हो, ये दोनों लोग अभी काफी चिंतित होंगे। जिन जिन लोगों का भी दूर दूर से भी जेफरी एप्स्टाइन के साथ पिछले 15-20 साल में संबंध रहा है,
जिसका भी रहा है, किसी भी कारण से रहा है, आपने अगर गलती से उसको एक बार ईमेल भी कर दिया है या उसने ईमेल किया है, आपने हाय हेलो भी किया है, तो मेरे ख्याल से आप उन सब लोगों की नींद अब हराम होगी, क्योंकि आने वाले 15 दिन में इसमें किसका नाम निकलेगा पता नहीं। और भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, भारत के राजदूत न्यूयॉर्क में रहते हैं, भारत के बड़े बड़े उद्योगपति अमेरिका जाते आते रहते हैं, तो इस मामले में किसका नाम निकलेगा? क्या कोई हॉलीवुड बॉलीवुड के सेलिब्रिटी का नाम निकलेगा? क्या कोई बहुत बड़े खिलाड़ी का नाम निकलेगा? क्या दो चार बहुत बड़े राजनेताओं का नाम निकलेगा? क्या बहुत बड़े बड़े व्यापारियों का नाम निकलेगा? किसका नाम निकलेगा ये कह नहीं सकते। इसलिए मेरे ख्याल से भारत में जितने भी लोग थोड़े से भी रसूखदार हैं, वे अमेरिका आते जाते हैं, और उनका अगर गलती से भी जेफरी एप्स्टाइन या उनकी टीम में एक गिसेन मैक्सवेल करके एक महिला थी, उनकी एक टीम होती है, जेफरी एप्स्टाइन अकेले नहीं थे, उनकी एक टीम थी, उनके टीम में किसी से भी अगर उन लोगों ने पिछले 15 साल में कोई भी संबंध रखा हो, उन्होंने उनके साथ ईमेल में बातचीत की हो, जिस तरह से अभी आप दिखा रहे हैं अंबानी जी की, तो उनकी नींद अब हराम होने वाली है। क्योंकि जेफरी एप्स्टाइन के फाइल में आपका नाम आने का मतलब ही है कि आप पापियों के साथ, असंस्कारी लोगों के साथ, कुसंस्कारी लोगों के साथ, महिलाओं के साथ जिसने यौन तस्करी की है, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना था। अब सोचिए कौन चाहेगा अपना नाम उस तरह के लोगों के साथ आना? होगा कुछ नहीं, फिर भी आपकी जो सामाजिक साख है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो भारत का मीडिया है, अमेरिकन मीडिया तो बहुत इंटरेस्ट इसमें ले रहा है, मैं देख रही हूँ सब जगह स्टोरीज हैं, जितनी भी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, लेकिन भारत का मीडिया इसमें कितना इंटरेस्ट लेगा, या फिर उसको हश हश करेगा कि भाई हरदीपुरी का मामला है तो वैसे ही कुछ वेबसाइट्स ने इस खबर को छापा था, बहुत ज्यादा उसको तूल दे नहीं रहा इंडियन मीडिया। और क्योंकि मैं और आप इस पर बात कर रहे हैं, तो ये सवाल इसलिए बनता है कि क्या मीडिया को, भारत की मीडिया को, क्या एप्स्टीन फाइल्स पर जो भी नाम निकल रहे हैं, चाहे वो ऑपोजिशन का हो, चाहे सरकार के लोगों का हो, उसको कवर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, दिक्कत यह है कि भारत में ज्यादातर मीडिया जो है, बड़ा मीडिया जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ जुड़ा हुआ है। सबको पता है भारत में ज्यादातर मीडिया उद्योगपतियों के साथ है, और ये जो एप्स्टाइन में नाम आने वाले हैं वो भी उद्योगपतियों के भी आने वाले हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि भारत का जो मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया है वो इस चीज को ज्यादा उजागर करेगा। अगर वो गोदी मीडिया भाजपा के पक्ष में भी है और कहीं मान लीजिए विपक्ष के भी किसी का नाम आया तो भी वो दबाना चाहेगा, क्योंकि आज निकला है विपक्ष का, कल हो सकता है उसमें भाजपा का ज्यादा बड़ा निकल जाए, तो वो क्योंकि तो इसमें मीडिया है, वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया भी इसको बहुत ज्यादा उठा नहीं रहा है, मैं देख रही हूँ। नहीं, देयर इज अ सर्टेन साइलेंस व्हिच इज फेल्ट ऑन दिस स्टोरी। इसका वजह क्या है? ऑल्टरनेट मीडिया हाँ, तो उठाता है, उसने भी नहीं उठाया। हाँ, ऑल्टरनेटिव मीडिया अब ये उठाएगा, क्योंकि अभी तक हो ये रहा था कि जेफरी एप्स्टाइन फाइल के अंदर खाने की चीजें निकल नहीं रही थी। ऑल्टरनेटिव मीडिया के साथ दिक्कत ये होती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के पास इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने का जितना रिसोर्सेस होता है, जितने उनके पास रिपोर्टर्स होते हैं, जितना वो कहीं किसी चीज को गंभीरता से रिसर्च कर सकते हैं, उनके पास रिपोर्टरों की सेना होती है, उनके पास रिसर्चर्स की सेना होती है। जो अल्टरनेटिव मीडिया होती है उसके पास न उतने रिसर्चर होते हैं, न सेना होती है, तो किसी भी चीज को गहराई में अल्टरनेटिव मीडिया नहीं जा पाता। उसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत होती है। इस मामले में क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया हाथ नहीं लगाएगी और अल्टरनेटिव मीडिया के पास जेफरी एप्स्टाइन फाइल के गहराई में घुसने का उसके पास रिसोर्सेस नहीं था, इसीलिए अब तक ये कम था। लेकिन अब वो गहराई नहीं है, वो पानी नीचे से खुद ऊपर आ गया है। अब वो पानी बहुत नीचे नहीं रहा, वहां के नए कानून के अंतर्गत वो फव्वारे की तरह फूटने वाला है। अब जब फव्वारे की तरह वो खुद फूटेगा, आपको कोई पंप लगा के खींचना नहीं है, आपको कोई बोरवेल बनाने का जरूरत नहीं है, अपने आप पानी जब बाहर निकलेगा, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में गोदी मीडिया भले इसको ढकने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया पर ये बहुत चलने लगेगा, खास करके सोशल मीडिया जिसे ट्विटर कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, इंस्टाग्राम कहते हैं, इस तरह की चीजें जहां पर की अल्टरनेटिव मीडिया में न्यूज निकलते हैं, वो निकलना शुरू हो जाएंगे और बहुत जोर शोर से निकलेंगे। उसी का सैंपल है कि कल और आज के बीच में 2 दिन, अभी तक तो 2 ही दिन हुए हैं इस चीज को शुरू होके, मतलब ये कुंभकर्ण ठीक से जगह भी नहीं है, अभी तो केवल करवट ले रहा है। एक मुझे लग सेकंड, रहा ये एक सेकंड, कुंभकर्ण अभी तक करवट ले रहा है, तब तक 2 हिंदुस्तानियों का नाम इसमें आ गया और दोनों ही अल्टरनेटिव मीडिया ने लाया। तो सोचिए अगले 15 दिन में जब ये कुंभकर्ण पूरा जागेगा, तब तो अल्टरनेटिव मीडिया में तो पूरा हंगामा, पूरे जंगल में आग लगी हुई होगी। अगले 15 दिन में तो पूरा अल्टरनेटिव मीडिया इसी से भरा रहेगा।
एक आखिरी सवाल बस करूंगी। मुझे आज आपके साथ ये प्रोग्राम करते करते जो मैंने और आपने एक ग्रॉक पर प्रोग्राम किया था, उसकी मुझे याद आ रही है। एप्स्टीन फाइल्स पर यह मैं दूसरा प्रोग्राम आपके साथ कर रही हूँ। कल किया था हरदीपुरी पर, आज अनिल अंबानी का नाम आया तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके साथ कार्यक्रम। लेकिन जब ग्रॉक का हुआ था तो ग्रॉक के भी ऐसे कई एपिसोड्स हम लोगों ने किए थे कि देखिए ग्रॉक एक नया मानव आ गया है, महामानव आ गया है लगता है, और सबको सबकी मिट्टी पलीत करने में लगा हुआ है। तो कुछ उसी तरीके का ये खेल तो नहीं लग रहा आपको? ये उसी तरह का खेल होने वाला है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया नहीं था, उठाना भी नहीं चाहेगा, आने वाले समय में शायद नहीं उठाएगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया खुद क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। और इस एप्स्टीन के फाइल में अब सोचिए, हमारे आपके जैसे लोगों का तो नाम आने से रहा, ढंग से हम एक आध बार भी ढंग से अमेरिका नहीं गए हैं, तो एप्स्टीन सबसे पहले एप्स्टीन फाइल में आपको नाम आना है तो आप एक आध दर्जन बार अमेरिका आपको गए होना चाहिए। अगर आपको एप्स्टीन फाइल में नाम आना है तो आपको पार्टी वार्टी करने का शौक होना चाहिए। एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आना है तो आपके पास रसूख होना चाहिए, या तो पैसा या तो पावर होना चाहिए। अब मुझे बताइए, हमारे जैसे लोगों के पास, आपके जैसे लोगों के पास इतना कुछ तो है नहीं, तो हमें तो डर नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में जाइए, मेन स्ट्रीम मीडिया में चाहे वो बड़े बड़े अखबारों के एडिटर हों, चाहे बड़े बड़े अखबारों के मालिक हों, या तो ये सब बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में है। इन लोगों का तो ये सब काम रोज का है। ऐसे में ये लोग डरे हुए भी हैं, और निकलेगा तो ये लोग ढकने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ऑल्टरनेटिव मीडिया पर, जिसे आप ट्विटर कहते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं, उस पर ये चीज रुकने वाली नहीं। और इसमें एक चीज मजेदार है, इस मामले में, एप्स्टीन फाइल के मामले में, इलॉन मस्क का, जो कि ट्विटर के मालिक हैं, उनका पहले से एक स्टैंड है कि ये सार्वजनिक हो जाना चाहिए। इलॉन मस्क का पहले से, ये सब जब नहीं हुआ था तब भी उनका एक बार बीच में ट्रंप के साथ थोड़ा सा, थोड़े दिन के लिए क्या हुआ था, मतभेद हुआ था, दोनों के बीच में हल्का हल्का मुठभेड़ होने लगा था। उस दिन भी एक बार गुस्से में आके मस्क ने ट्वीट कर दिया था कि मेरे पास पूरी एप्स्टाइन फाइल है ट्रंप साहब, मैं सब निकाल सकता हूं। तो क्योंकि इसमें मस्क का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि मस्क भी जानते हैं कि इस तरह के एप्स्टाइन फाइल जब निकलेगी और रोज उसमें से मसाला निकलेगा, तो उनके ट्विटर पर ये बहुत ज्यादा चलेगा, ट्विटर पर ज्यादा चलेगा तो उनका धंधा भी ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ट्विटर पर जो लोग हैं वो लोग भी इस चीज को उठाएंगे। और क्योंकि इलॉन मस्क साहब इस चीज को ट्विटर पर लाने के लिए पहले से बेताब थे, इसीलिए कुछ चीजें वो भी ट्विटर पे जो उनके पास है अभी तक वो नहीं निकाले हैं, वो भी निकालेंगे। तो ऑल्टरनेटिव मीडिया में मुझे लगता है अगले 15 दिन तक ये बहुत जोर शोर से चलेगा, ये जंगल की आग की तरह चलेगा। इसका उदाहरण है कि पिछले 24 घंटे में मेन स्ट्रीम मीडिया में भले नहीं हुआ, अभी तक वो कानून बना नहीं है, अभी तक एक भी कागज निकला नहीं है, लेकिन तब तक 2 हिंदुस्तानियों का नाम आ गया उसमें। तो अभी तक जब फाइल खुला ही नहीं है, असल में ये फाइल नहीं खुला है। मतलब ये सोचिए, इसको एक तरह से सोचिए कि ये नेटफ्लिक्स का एक कई सीजन का सीरीज चलने वाला है, कल से आज तक तो केवल ट्रेलर निकला है। अब ट्रेलर ऐसा निकला है, अब ये एक शो नहीं है, ये कई सीजन चलने वाला है। तो अब ये क्या होगा मिर्जापुर का सीरीज, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो भी होगा ये बहुत ही, क्या कहते हैं, दिलचस्प भी होगा, और काफी सारे लोगों की, उनकी जो सामाजिक साख है, वो जो संस्कारों की उनकी एक छवि है, संस्कृति, सांस्कृतिक छवि है, वो छवि तो धूमिल होने वाली है, ये पक्का है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।